हेलो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना, मस्त होंगे। और कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो बाल्यकाल है ना बाल्यकाल किसे कहते हैं। तो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में ये बताया था कि जो बाल्यकाल है वो क्या होता है। 6 से 12 साल की जो आयु होती है ना, उसको बाल्यकाल कहा जाता है भाई। 6 से 12 साल तक की आयु को क्या कहा जाता है? बाल्यकाल कहा जाता है। और बाल्यकाल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा कि गरीबी किसे कहा जाता है। गरीबी किसे कहा जाता है, तो क्या बताया मैंने आपको कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स होती है ना, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, अगर उनको भी वो पूरा ना कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। अगर अपने परिवार की बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर पाए ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं भाई। और ये जो गरीबी होती है ना, इसको 0 से 6 साल का बच्चा तो समझ ही नहीं पाता कि गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है। 6 साल तक के बच्चे को नॉलेज नहीं होती इस बात की। फिर जब 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है ना, जिसको हम लोग किशोर बोलते हैं, एडोलेसेंस, किशोरावस्था बोलते हैं, वहां पर बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है कि मेरे जो मम्मी पापा है ना, वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि मुझे ये चीज नहीं दिला सकते, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ले, लेकिन समस्या किस में आती है? बाल्यकाल के अंदर। यानी कि जो 6 से लेकर बाल्यकाल, यानी जो 6 से लेकर 12 वर्ष तक का बच्चा होता है ना, दिक्कत इनके अंदर आती है भाई। 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे के सामने दिक्कत आती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बाल्यकाल कहा जाता है। क्योंकि बाल्यकाल के अंदर बच्चा ना ही तो समझदार होता, बड़े बच्चों की तरह, और ना ही छोटे बच्चों की तरह ना समझ होता भाई। ना ही तो समझदार होता और ना ही क्या होता है? ना समझ होता। तो इन बच्चों को, 6 से 12 साल वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। और ये आप उस क्वेश्चन का पार्ट 2 मान के चलिए, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हमें कुछ दिक्कत हो गई थी, कुछ टेक्निकल इशू था, जिससे कारण क्लास एकदम बीच में बंद हो गई थी। वो कोई टेक्निकल दिक्कत थी, और वो मेरी ही गलती के कारण कहीं पर मेरा हाथ मेरा लगा था और मुझे वो करना नहीं आया। हमारे जो टेक्निकल टीम का जो था ना व्यक्ति, वो बाहर गया हुआ था, वो चला गया था किसी काम से, इस वजह से दिक्कत आ गई। तो कोई बात नहीं, आज उसका पार्ट 2 करते हैं हम। वही क्वेश्चन है कि बाल्यकाल किसे कहते हैं, और गरीबी का और वैश्वीकरण का बाल्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम बात किसके बारे में कर रहे थे? गरीबी के बारे में। ये जो गरीबी के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात किसकी करेंगे? वैश्वीकरण की, जिसको कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? ग्लोबलाइजेशन बोलते हो। वैश्वीकरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन ही बोला जाता है। तो देखिए, हमने ये बात कर ली थी, कुछ एक तो पॉइंट्स हमने 4 पॉइंट तो कर ही लिए थे, है ना। सारे अपने लिए नए नहीं हैं, 4 पॉइंट हम कर चुके हैं। एक तो हमने कौन सा कर लिया? देखो कि आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई। आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होती है? कठिनाई होती है। तो जो गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने बच्चों की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनकी आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। बालकन में ही बच्चों में हीन भावना हो जाती है, ये हम कर चुके थे। उसके बाद हमने किया पारिवारिक विघटन, कि गरीबी के कारण परिवार के अंदर कलह होता है, झगड़ा होता है, एक दूसरे से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसके कारण बहुत बार परिवार विघटन की ओर चला जाता है। मतलब जो परिवार होता है ना, वो टूट जाता है। बहुत बार परिवार क्या हो जाता है? टूट जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं गरीबी के कारण। बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है अगर परिवार टूट गया। जैसे एक परिवार के अंदर माता पिता हैं और बच्चों के दादा दादी भी रहते हैं, या ताऊ ताई चाचा चाची रहते हैं, परिवार में कलह हो गया, झगड़ा हो गया, परिवार के सदस्य का अलगाव हो गया, बच्चों का विकास प्रभावित होगा ही होगा। जो बच्चा एक संयुक्त परिवार में, एक ज्वाइंट फैमिली में रहता था, अब वो उसको एकदम अलग से किया जा रहा है, तो बच्चे का जो विकास है ना, वो प्रभावित होता ही होता है। उसके बाद शैक्षिक पिछड़ापन। उसके बाद किसकी बात है? शैक्षिक पिछड़ापन।
तो गरीबी का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है। गरीब परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते, ठीक है ना। बच्चों के लिए किताबें, कापियाँ, बढ़िया स्कूल की फीस, स्टेशनरी का सामान या जो भी चार्जेस होती हैं स्कूलों के, वो नहीं पे कर पाते। बच्चे को कोई रद्दी से स्कूल में डाल दिया जाता है जहाँ पर बच्चे का विकास नहीं होता। तो गरीबी के कारण बच्चा पिछड़ जाता है। कई बार बच्चा तीव्र बुद्धि का होता है, तेज बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंट होता है बच्चा, लेकिन गरीबी के कारण वो बच्चा पिछड़ जाता है। तेज बुद्धि वाला बच्चा भी पीछे हो जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद निम्न आकांक्षा स्तर, ये मैं आपको समझा रही थी जब हमारी ये दिक्कत हुई स्लाइड के अंदर कि आकांक्षा स्तर का मतलब क्या होता है कि जब बच्चों का इच्छा स्तर, आकांक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश, इसके हिंदी के अंदर इच्छा, तो बालकों का जो इच्छा स्तर है ना वो निम्न हो जाता है। और बालकों का अचीवमेंट लेवल, उपलब्धि स्तर का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट लेवल, जो बच्चे अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, जो उनका अचीवमेंट लेवल है ना वो भी क्या हो जाता है, वो भी नीचे हो जाता है। बालक अचीव नहीं कर पाता कुछ भी, क्योंकि जब उसकी इच्छा ही नहीं होगी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ अचीव करने की, तो वो भला कैसे आगे बढ़ेगा। तो जो अचीवमेंट लेवल है ना वो भी बच्चे का क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसका प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है, सामाजिक विकास पर पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर पड़ता है और आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव बच्चे के हर पहलू पर पड़ता है। बच्चे का बुद्धि भी पहले जैसी नहीं रहती, स्थिर हो जाती है। बच्चे का सामाजिक विकास है वो प्रभावित होता है। जो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाता और आर्थिक विकास तो होगा ही होगा प्रभावित। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जो मांगने खाने वाले होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, किस प्रकार उनका जो आकांक्षा स्तर है या जो उपलब्धि स्तर है वो गिरता चला जाता है, ठीक है। क्लियर, इतना तो हम लोग कर ही चुके थे। उसके बाद देखो अब बात करते हैं, अब हमारा ये नया है क्योंकि 4 पॉइंट मैं आपको समझा चुकी थी। अब देखो अब बात कर लेते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, बालक के शरीर पर और बुद्धि पर इसका प्रतिकूल यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवार के बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। शरीर क्यों नहीं स्वस्थ होता, खाने पीने के लिए अच्छा नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों की वो नहीं मिलती। फिर व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर कुंठा हो जाती है तो मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, ठीक है ना। और उनका जीवन जो है ना वो यूँ लगा लो कि एक कांटों की सेज बनकर रह जाता है, क्योंकि ना तो बच्चे को खाने के लिए अच्छा मिलता, ना बच्चे का जो बुद्धि का विकास करने के लिए उसको उचित अवसर मिलते, ठीक है। और जो अमीर लोग होते हैं ना उनका अच्छा होता है विकास, शरीर का भी और बुद्धि का भी, ठीक है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन की अज्ञानता, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है इसके प्रति अज्ञानता होती है। समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है इसके प्रति अज्ञानता होती है। अवेयरनेस ऑफ, ठीक है, अनअवेयरनेस ऑफ सोशल चेंजेस। क्योंकि जो अमीर होगा ना वो ये देखेगा कि समाज में क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ बदल रही है। लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे होंगे ना अपने और दूसरों के समाजों में जो घटित हो रहा है ना उससे तो अपरिचित ही रहेंगे। जो गरीब समाज के बच्चे होते हैं समाज में जो घटित हो रहा है उससे हमेशा अपरिचित रहते हैं, क्योंकि उनको अपने खाने पीने की जरूरतें पूरी नहीं होती। वो समाज से भला क्यों क्या लिंक रखेंगे। जब व्यक्ति का अपनी बेसिक नीड्स पूरी ना हो, रोटी कपड़ा और मकान की, तो समाज का क्या उसको करना है, समाज में उसका कोई ध्यान ही नहीं होता। लेकिन जो अमीर परिवार के बच्चे होते हैं ना जिनको खाने के लिए अच्छा मिलता है, पहनने के लिए अच्छा मिलता है, रोटी कपड़ा मकान बढ़िया मिल रहा है, तो वो समाज की बातों के बारे में सोचते हैं। देखो पहली जरूरत तो क्या, अपना पेट भरना है भाई, सीधी बात है। पहली हमारी नीड क्या है, अपना पेट भरना। अगर हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो फिर फालतू और बातों की तरफ तो हम ध्यान करेगी नहीं। पहले तो जरूरत वो है ना कि तन पर कपड़ा और पेट में रोटी हो, और अगर वो ही नहीं होगा तो फिर और बातों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। गरीब परिवार यह भी नहीं जान पाते कि समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं जिसका लाभ उठाकर अपने बच्चों के जीवन स्तर को उठा सके। उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज का या समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती किसी भी प्रकार की, ठीक है। उसके बाद अपने बच्चों का जीवन स्तर वो ऊंचा नहीं उठा सकते, इसी के कारण सदा पिछड़ते ही चले जाते हैं और पूरा जीवन उनका कष्टों में ही बीतता है। उसके बाद सामाजिक उपेक्षा। अब बात कर लेते हैं किसकी, सामाजिक उपेक्षा की। सामाजिक उपेक्षा का मतलब क्या होता है कि समाज में ऐसे बच्चों को हमेशा उपेक्षा मिलती है। उपेक्षा का मतलब होता है कि समाज के जो लोग हैं ना ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, है ना, हीन भावना, समाज के लोग उनसे हीन भावना करते हैं, ठीक है ना, तिरस्कार करते हैं,
आदि के शिकार बन जाते हैं। अगर वो 2-4 अमीर बच्चों के बीच में बैठेंगे तो अमीर बच्चे क्या करते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं कि तुम जाओ, हमारे साथ क्यों बैठ रहे हो, है ना, हम अच्छे लोग हैं, तुम्हारा हमारे में कोई काम नहीं है। हमेशा हीन भावना होती है, तिरस्कार होता है, जिससे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं ना, वो कई बार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपराधी भी बन जाते हैं। मतलब चोरी करना, डाका डालना, किसी की हत्या करने जैसे भी अपराध बच्चे कर देते हैं, जिनको कि फिर बाल अपराध की श्रेणी में गिना जाता है ना। तो मतलब इस जो ये जो अपराध होते हैं ना, चोरी डकैती, इनका सबसे बड़ा कारण गरीबी है भाई। गरीबी के कारण ही जो बच्चा होता है वो इन कामों की ओर मुड़ता है। अगर बच्चे को घर में सब कुछ ढंग से मिले ना, तो बच्चा अपराध की ओर मुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चा अपराधी क्यों बनता है? जब बनता है जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तो बच्चा हमेशा अपराध की ओर ही प्रवृत्त होगा, अपराध की ओर ही चलेगा बच्चा। उसके बाद हीनता का भाव, फीलिंग ऑफ इनफीरियोरिटी। निर्धनता या गरीबी का प्रभाव हीनता के रूप में परिलक्षित होता है। गरीब परिवार के बच्चे जब अमीर परिवार के बच्चों के सुखी जीवन पर नजर डालते हैं कि अमीर परिवार के बच्चे हैं, इतना बढ़िया खाते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है, उनके पास बढ़िया बढ़िया जूते हैं, उनके पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, ठीक है ना, उनके पास हर सुख सुविधा है, अच्छी साइकिल है, अच्छा बाइक है, तो फिर क्या होता है, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। और हीन भावना से क्या हो जाते हैं, वो ग्रसित हो जाते हैं। तो हीनता की जो भावना है वो भी उनके अंदर आ जाती है। आतंकित व्यवहार, नेक्स्ट है हमारा आतंकित व्यवहार, कि जो निर्धनता होती है उसके कारण बच्चों में आतंकवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। आतंकवाद वही कि भाई दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करना, ठीक है ना। जो ये आतंकवादी होते हैं ना, ये किसको अपना निशाना बनाते हैं? गरीब घर के बच्चों को बनाते हैं। गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, उनको आतंकवादी अपना निशाना बना लेते हैं। मतलब आतंकवादियों को क्या चाहिए? अपनी टोली बनानी है। उनको कई ऐसे युवा चाहिए जो उनके साथ उल्टे काम कर सके, घटिया काम कर सके, आतंकवादी गतिविधियों में वो लिप्त हो जाएं। तो वो किनको चुनते हैं? जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उन्हीं को चुनते हैं, क्योंकि अमीर परिवार के बच्चे होते हैं ना, उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं। गरीब परिवार के बच्चों को पैसों का लालच देकर उनको आतंकवादी बनाया जा सकता है। उनकी जेबें भर देंगे गड्डियों से, और उन्होंने बचपन से अच्छा समय देखा नहीं होता, फिर वो खूब अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं गाड़ियों में, और आतंकवाद की ओर क्या हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो आतंकवादी जो बनने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाती है गरीबी के कारण। उसके बाद असामाजिक व्यवहार, उसके बाद है हमारा असामाजिक व्यवहार, एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं ये बच्चे। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ये जो बच्चे हैं ये दुखी जीवन को जीते जीते, जो उनके जीवन के अंदर दुख होता है ना, पैसों का अभाव होता है, उसको जीते जीते असामान्य व्यवहार भी करने लग जाते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, असामाजिक काम करना। तो ये जो है उड्रो के अनुसार, वाड्रो है भाई, ये वुड्रो है, वुड्रो, ये वुड्रो गलत लिख रखा है। वुड्रो के अनुसार, नाम क्या है? वुड्रो। वुड्रो के अनुसार भारत में लगभग 70% जो बालिकाएं होती हैं ना, छोटी बच्चियां होती हैं, वो गरीबी के कारण यौन शोषण का शिकार बनती है। लोग उनका नाजायज फायदा उठाते हैं और उनको उस गंदे गर्त में धकेल देते हैं। तो गरीबी के कारण जो है वो ज्यादातर जो बच्चियां हैं वो यौन शोषण का क्या बनती है भाई? शिकार बनती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट। चलो जी, क्लियर अब इतना जो हमने कर लिया कि निर्धनता के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखो क्या क्या हमने किया निर्धनता के कारण। तो एक तो पड़ता है बच्चे के ऊपर आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई। आपको ऐसे लिखना है, पहले अपने बाल्यकाल के बारे में बताना है, फिर आपने निर्धनता के बारे में बताना है, गरीबी क्या होती है, और उसके बाद फिर आपने ये बताना है कि बच्चों के ऊपर गरीबी की क्या प्रभाव पड़ता है, गरीबी का बालपन पर गरीबी की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो देखो आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई होती है, परिवार का विघटन हो जाता है, परिवार अलग अलग हो जाता है, शैक्षिक पिछड़ापन भी हो जाता है, और निम्न आकांक्षा स्तर भी हो जाता है। आकांक्षा स्तर क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कि शारीरिक और मानसिक विकास पर भी
उल्टा प्रभाव पड़ता है, सामाजिक परिवर्तन की अज्ञानता आ जाती है कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, फिर सामाजिक उपेक्षा आ जाती है, ठीक है ना, उसके बाद हीनता का भाव हो जाता है, आतंकित व्यवहार हो जाता है उनका, और असामाजिक व्यवहार हो जाता है, ठीक है, असामाजिक क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की। ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये वैश्वीकरण क्या है, अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, हमारे जो भारतीयों की, हम जो भारतवासी हैं, हमारी हमेशा से ही एक थिंकिंग रही है वसुधैव कुटुंबकम। हमारी हमेशा से ये थिंकिंग रही है भी वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरी पृथ्वी जो है ना, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। ऐसी भावना हमारे मन के अंदर हमेशा से ही रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमेशा से ही हमारे मन के अंदर रही है भाई, ठीक है। तो देखो, जो वैश्वीकरण होता है, जो ग्लोबलाइजेशन होता है, वो किसे कहा जाता है भाई? देखो, अब जो है अलग अलग देशों की बहुत सारी दूरियां, भारत की, अमेरिका, कनाडा, अलग अलग बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। तो इन दूरियों को जब हम सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जब पास पास में ले आते हैं, यानी कि वैश्वीकरण कर देते हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है, इस तरह की भावना जब हमारे मन के अंदर आ जाती है, तो इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, कि पूरा विश्व ही क्या है, हमारा परिवार है, पूरा विश्व एक ही परिवार है, ये कोई अलग नहीं है, इसी को ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो देखो, पढ़ते हैं, वैश्वीकरण जो शब्द है वो ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अनुपात है, रूपांतरण है। वर्तमान के अंदर संपूर्ण वैश्विक भूखंड से है, इसका तात्पर्य किसका है? वर्तमान के अंदर पूरा का पूरा जो वैश्विक, वैश्विक माना विश्व, विश्व का जो भूखंड है ना, उससे मतलब है भाई, जितना भी विश्व है हमारा, पूरे विश्व का जो भूखंड है, यानी कि जो पूरी धरती है ना, उसके एक होने से है भाई वर्तमान के अंदर। क्योंकि पहले वैश्वीकरण संभव नहीं था पहले के टाइम में। आप कहोगे क्यों मैडम, पहले के टाइम में क्यों नहीं संभव था? क्योंकि पहले यातायात के, संचार के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, लोग एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जल्दी से नहीं पहुंच पाते थे। आज तो कनाडा जाना हो, अमेरिका जाना हो, इंडोनेशिया जाना हो, तो कुछ ही घंटे को काम होता है, लेकिन पहले लोग नहीं जा पाते थे, ठीक है ना, संचार के साधन नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। अब तो आप विश्व में के किसी कोने में बात कर लो, किसी से भी आप वीडियो कॉल कर लो, आप ऑडियो कॉल कर लो, किसी के पास भी कर सकते हो। इसीलिए पूरा जो विश्व है ना, वो एक ही परिवार बनकर रह गया है, ठीक है। तो देखो, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले एंथनी ने, किसने किया था? एंथनी गिडिंस ने किया था। यह बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है कि वैश्वीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग एंथनी गिडिंस ने किया था। पहले वैश्वीकरण को कोई भी नहीं जानता था। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ना, वो एंथनी गिडिंस ने किया। वैश्वीकरण के विचार को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। जो विद्वान है ना, उनके अंदर अलग अलग मत है, किसको लेकर? वैश्वीकरण के विचार को लेकर। कोई इसे आर्थिक दृष्टि से समझता है, कोई तो कहता है कि जो आर्थिक दृष्टि होती है ना, यानी कि पैसों संबंधी, उससे एक हो चुके हम सारे। कोई सामाजिक से समझता है, कोई राजनीतिक रूप से इसको आंकता है। वैश्वीकरण शब्द का अर्थ क्या है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संयोजन से है, कि जो ये हमारा समाज है ना, ये पूरा विश्व एक समाज है भाई। और इसी बात पर बल देता है वसुधैव कुटुंबकम को ही आज संपूर्ण विश्व जो है वो वैश्वीकरण के माध्यम से कर रहा है इसको सिद्ध, ठीक है ना। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो पूरा विश्व ही वैश्वीकरण के माध्यम से कर रहा है भाई। तो उसके बाद देखिए कि अगर आप सीधे अर्थों में समझेंगे, ये लाइन देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सामान्य अर्थों में समझते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो पूरा विश्व है वो एक परिवार के रूप में इकट्ठा होकर अपनी भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दूरियों को मिटाकर मानव समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। इसका क्या है? ये जो इसकी परिभाषा है ना, ये मेन परिभाषा है यहाँ से, कि अगर हम सामान्य अर्थ में इसको समझना चाहें तो जो पूरा विश्व है ना वो एक परिवार के रूप में इकट्ठा होकर जो भी उनकी भौगोलिक क्या होता है कि भाई पर्यावरण की, आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक दूरियां हैं उनको मिटाकर एक हो चुका है। और ऐसा संभव किसके कारण हुआ? यातायात के साधनों के विकास के कारण और संचार के साधनों के विकास के कारण ऐसा हुआ।
कि जो पूरा विश्व है ना वो भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर एक हो चुका है। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। इससे फायदा बहुत हुआ है, हमें देश विदेश की जानकारी मिली है, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अब बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ की संस्कृति से, सभ्यता से परिचित होते हैं, वहाँ की बातों को सीखते हैं। विदेश के बच्चे हमारे भारत के अंदर आते हैं, वो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर इसको सीखते हैं और हमें अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है ना, ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर यह प्रक्रिया चल रही है कि पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार है, पूरा विश्व एक समाज है। हम कोई अलग नहीं है इस परिवार से, हम भी उसी का ही हिस्सा है। उसके बाद देखिए कि वैश्वीकरण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बात आती है कि वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या विशेषताएं हैं वैश्वीकरण की। पहले नंबर पर पहली विशेषता तो ये है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है ये जिसका स्वरूप बहुमुखी है। मतलब आप यूं नहीं कह सकते कि हम आर्थिक तौर पर एक हैं, सामाजिक तौर पर एक है, राजनीतिक तौर पर एक है, हम ऐसा नहीं कह सकते। कहते हैं ये तो एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुमुखी है, ठीक है ना, बहुमुखी है। मतलब हम सामाजिक तौर पर भी एक हैं, सांस्कृतिक तौर पर भी एक हो चुके हैं, बौद्धिक तौर पर भी और तकनीकी तौर पर भी हम लोग एक हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद वैश्वीकरण राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को निकट लाने की एक प्रक्रिया है। जो अलग अलग राज्य होते हैं ना, उनकी जो भी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो भी उनकी इकोनॉमी है, जो भी उनकी इकोनॉमी है, उसको पास लाने की एक प्रोसेस है भाई। यह विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर देती है। जो विकासशील देश है ना, कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, इसका अवसर देती है, क्योंकि पूरा विश्व एक परिवार है। अगर किसी देश के अंदर कोई दिक्कत आती है तो दूसरे देश उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो ये कहता है कि यह विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का क्या देती है, एक अवसर प्रदान करती है। फिर देखिए नेक्स्ट कि जो वैश्वीकरण है वो दूरियों को कम करती है। वैश्वीकरण क्या करती है, दूरियों को कम करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। संस्कृतियों के आदान प्रदान, जीवन शैली को एक दूसरे से जोड़ने और विश्व सभ्यता के निर्माण का कार्य करती है। वैश्वीकरण ने दूरियों को कम कर दिया, ये मैं पहले ही बता दी मैंने। अब दूसरे देशों के अंदर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। अब ये बहुत बड़ा मोटा फंडा नहीं है दूसरे देशों के अंदर जाना। आप अमेरिका में पढ़ने जाना चाहते हो तो वहां जा सकते हो, कनाडा में जाना चाहते हो तो वहां भी जाना चाहते हो। हाँ देखो, हर एक देश के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़े नापा मुंह उठाए अमेरिका चल दिए, उसके लिए जो वीज़ा बनवाना है या जो भी प्रोसेस है वो तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन अब जाना इतना मुश्किल नहीं है, हम जा सकते हैं। आप घूमने के लिए भी कहीं पर जा सकते हो। तो ये कहते हैं कि यह संस्कृतियों का आदान प्रदान करता है। ये संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, हमारी संस्कृति की बातें वो लोग हमसे सीखेंगे और उनकी बातें हम लोग सीख कर आएंगे। एक दूसरे से जोड़ता है और विश्व सभ्यता का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है ना। जीवन शैली को एक दूसरे से जोड़ता है और विश्व सभ्यता का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद वैश्वीकरण विश्व की समस्याओं को विश्व के सहयोग से सुलझाने का प्रयास करता है। भी पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं वो विश्व के सहयोग से ही सुलझेंगी। जैसे एक देश की कोई समस्या है तो उसको सुलझाएंगे कैसे, दूसरे देश के लोग, अन्य देश के लोग उसको सुलझाएंगे, अन्य जो देश के लोग हैं वो उसको सुलझाएंगे। तो विश्व के सहयोग से सुलझाने का प्रयास है। यह विभस्त बीमारी, विभस्त का मतलब क्या होता है, भयंकर। अगर बहुत बड़ी कोई भयंकर बीमारी आ जाए, कोई सुनामी आ जाए या आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं तो उनको पूरे विश्व स्तर पर राज्य के सहयोग से समाधान करती है। अब किसी देश के अंदर सुनामी आ गई, आतंकवाद वहां बहुत ज्यादा है, या फिर बहुत कोई भयंकर बीमारी आ गई, तो सारे जो विश्व के लोग हैं ना, जो विश्व के अन्य देश हैं, उनके सहयोग से उसका समाधान किया जाता है। पहले जब यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, तो हमें दूसरे देशों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं चलता था कि भाई क्या हो रहा है दूसरे देशों में, क्या नहीं हो रहा, और अगर हम उसकी मदद भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैश्वीकरण एक राज्य की ओर बढ़ता एक प्रयास है। वैश्वीकरण एक विश्व, एक राज्य की ओर बढ़ता हुआ एक हमारा प्रयास है। वैश्वीकरण सहयोग करता है
पारस्परिक निर्भरता और पारस्परिक संबंधों को व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया है कि आपस में हम सहयोग से रहें, एक दूसरे पर हमारी निर्भरता हो। मतलब कोई भी राष्ट्र ये ना सोचे कि मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें हमेशा किसी दूसरे की कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। तो पारस्परिक निर्भरता हो और पारस्परिक संबंधों को, जो हमारे संबंध होते हैं ना, उनको व्यवहार में बदलने की क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। क्लियर? क्लियर है ना आपको? उसके बाद देखिए, ये कहता है कि वैश्वीकरण की क्या आवश्यकताएं हैं और उनका महत्व क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वैश्वीकरण है, हमने पढ़ा कि वैश्वीकरण की विशेषताएं कौन सी हैं, और अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण की क्या हमें आवश्यकता है और कितना इसका महत्व है, इसकी नीड क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखो, वैश्वीकरण सभी देशों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। वैश्वीकरण जो है वो सभी देशों की, जितने भी देश हैं ना, उनकी सबसे पहली आवश्यकता बन गई है। कोई भी देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अभी मैंने बताया ना कि अगर कोई ये देश ये सोचे कि मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है और मैं तो पूर्ण रूप से विकसित हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी देश जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। ठीक है, प्रत्येक जो हर एक देश है ना, या तो वो सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इसी को ही वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। हम लोग भी दूसरे देशों पर निर्भर है और दूसरे देश हमारे ऊपर निर्भर है। ठीक है ना, ये कहता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, और इसी पारस्परिक निर्भरता को ही वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है, विश्व स्तर पर व्यापार करना। पहली बात क्या है, विश्व स्तर पर व्यापार करना, एस्टैब्लिश ट्रेड एट वर्ल्ड लेवल। ये कहता है अब आपको कि हमें जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, हमें उसकी क्यों आवश्यकता है, हमें नीड क्यों है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम पूरा विश्व एक परिवार ना होकर रहे तो क्या हो जाएगा, हमें क्यों नीड है इसकी, हमें क्यों जरूरत है इसकी, और इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला महत्व है कि विश्व स्तर पर व्यापार करना। हम अपने व्यापार को विश्व स्तर पर कर सकते हैं भाई। प्रत्येक देश विकसित है और विकासशील होते हुए अपने आप में पूरा नहीं है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना, तो व्यापार को हम राष्ट्रीयता से निकालकर अंतरराष्ट्रीयता के स्तर पर पहुंचा सकते हैं। अगर कोई हम व्यापार कर रहे हैं, हमारा मोटा बिजनेस है, तो उसको हम केवल अपने ही देश में न करके, अपने नेशनल लेवल पर न करके इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फायदा ज़्यादा होगा। नेचुरल सी बात है, ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा जान पहचान बनेगी, बिजनेस ज़्यादा फैलेगा। अगर अपने देश में करेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा। तो राष्ट्रीयता से निकालकर अंतरराष्ट्रीय के स्तर पर पहुंचाया जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा क्या होती है, कंपटीशन और संसाधनों का पूर्ण प्रयोग संभव है। कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, सीखने का मौका हमें ज्यादा मिलेगा, हम ज्यादा मौकों से सीख सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय के स्तर पर पहुंचाया जाता है। प्रतिस्पर्धा संसाधनों का पूरा प्रयोग संभव है। इसको खुली अर्थव्यवस्था का नाम भी दिया जा सकता है, वैश्वीकरण को खुली अर्थव्यवस्था, क्योंकि जितना हमारा बिजनेस दूसरे देशों में फैलेगा, हम उसके अंदर बहुत नया नया सीखेंगे, और जब नया नया सीखेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और इसी को किसका नाम दिया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाएगा भाई, खुली अर्थव्यवस्था का नाम दिया जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, तो विश्व का कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, सभी देशों के संसाधनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कहता है, क्या कहता है कि भाई जो हमारा विश्व है, इसकी अनेक समस्याओं के समाधान के लिए हमें वैश्वीकरण की जरूरत है। ठीक है, तो अपनी अनेक समस्याएं होती हैं हर एक देश की, और जिसकी समाप्ति कैसे की जाती है, वैश्वीकरण के द्वारा ही की जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है। समाज व्यक्तियों का क्या है, समूह है, और जो समस्याएं हैं, समस्याओं का स्वरूप है, वो वहां के वातावरण पर निर्भर करता है।
किस प्रकार का वातावरण है ये निर्भर करता है। जैसे बेरोजगारी है, अशिक्षा है, निर्धनता है, इनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। यानी कि विश्व के अगर किसी देश के अंदर निर्धनता ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, तो आप लोग उसको कैसा दूर कर सकते हो? वैश्वीकरण के द्वारा। वैश्वीकरण के द्वारा गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है। फिर जो भी अर्धविकसित देश है, कौन से अर्धविकसित देश हैं, विकसित देशों का अनुसरण करते हैं और अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लेते हैं और विकास कर सकते हैं। जो अभी अर्धविकसित है, अर्धविकसित मतलब अच्छी तरह से जो देश विकसित नहीं हुए, जो कमजोर हैं, कोई भी सामाजिक आर्थिक तौर पर जो कमजोर हैं, वो अर्धविकसित देश विकसित देशों का अनुसरण, मतलब जैसे विकसित देश अपनी पॉलिसी बनाते हैं ना, उसके अनुसार बनाकर अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाकर विकास कर सकते हैं। विश्व के कई देश इस बात के सूचक है कि वे राजनीतिक उथल पुथल के शिकार रहे हैं। बहुत से देश हैं वो इस बात के सूचक हैं कि राजनीति के अंदर उथल पुथल हुई और वे उसके शिकार हो चुके हैं। इसलिए हर एक समस्या को सुलझाने के लिए वैश्वीकरण जरूरी है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास की आवश्यकता। हमें अपने राष्ट्र के अगर विकास करना है तो वैश्वीकरण होना चाहिए। सभी देश अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रति चिंतित है। अभी आपने देखा है यूक्रेन की जो लड़ाई है, यूक्रेन जो है वो कमजोर देश है, अमेरिका साथ दे रहा है उसका, क्योंकि अगर कोई देश कमजोर होगा, उसके ऊपर हमला हो जाए तो फिर दूसरा देश साथ देता है उसका। ठीक है ना। तो यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उसके बाद सैनिकों की सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या कहता है कि अपने देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के प्रति हर एक देश चिंतित होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए समस्त समस्याओं का हल क्या है? वैश्वीकरण है। जो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा ना, जैसे अमेरिका मजबूत है, यूक्रेन कमजोर पड़ चुका है, तो अमेरिका किसकी मदद कर रहा है? यूक्रेन की मदद कर रहा है। ठीक है। तो सभी राष्ट्र एक दूसरे की अगर सहायता करें तो यह राष्ट्र विकास का ही सूचक है और यही राष्ट्रीय एकता भी है और यही राष्ट्रीय विकास भी है। यही राष्ट्रीय एकता भी है और राष्ट्रीय विकास भी है। उसके बाद बात करते हैं विश्व नागरिकता के लिए, फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप। हमें नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? केवल हमारे भारत की। अमेरिका वालों को केवल अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है। ये कहता है वर्ल्ड सिटीजनशिप के लिए। हम विश्व के नागरिकता के लिए भी हमें वैश्वीकरण की जरूरत है, ताकि हम विश्व के किसी भी देश के अंदर जाकर रह सकें, वहां पर अपना बिजनेस कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है। तो व्यक्ति 21वीं शताब्दी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है। और आधुनिकता का युग है। इसमें मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के साथ नहीं है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? छोटे विचार जो है, जो व्यक्ति के छोटे विचार होते हैं या दकियानुसी जो विचार होते हैं उनके साथ नहीं है, बल्कि व्यापक बड़े दृष्टिकोण के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। बड़े दृष्टिकोण के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। तो लोगों के मन में ऐसा विचार डाला जाए जिससे अपने व्यापक दृष्टिकोण को अच्छे कामों में लगा सके। लोगों के मन में ऐसा विचार डाला जाए कि वो अपने व्यापक दृष्टिकोण को अच्छे कामों में लगा सके और स्वार्थी बनकर केवल अपने राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के विकास के लिए सोचे। स्वार्थी ना बने मानव, क्या ना बने? स्वार्थी ना बने। स्वार्थी बनकर अपने लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के विषय में सोच सके, पूरे विश्व के विषय में सोच सके। आगे देखिए, अतः भारतीय सभ्यता के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम का सपना साकार हो सकेगा और इस धारणा से प्रत्येक जो राष्ट्र है ना, और व्यक्ति के मन को जो हम अगर जगाना चाहते हैं, ठीक है, तो वैश्वीकरण की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज विज्ञान और तकनीकी ने क्या कर दिया? पूरे विश्व को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए सभी को अपने देश की तरफ ध्यान केवल नहीं देना चाहिए बल्कि विश्व की नागरिकता के बारे में ध्यान देना चाहिए। हमें केवल अपने देश की ही नागरिकता के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि पूरे विश्व की नागरिकता के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आगे कहता है जनसंचार के साधनों के द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होना। पहले हमें दूसरे राष्ट्र की गतिविधियों का कोई ज्ञान नहीं होता था, ठीक है ना, लेकिन आज जनसंचार का, मीडिया का इतना बढ़िया माध्यम हो चुका है कि हमें जनसंचार के द्वारा हर एक राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान है। टू गेन नॉलेज ऑफ नेशनल एक्टिविटीज थ्रू मास मीडिया। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र वर्तमान समय में अपने आधार को मजबूत करना चाहता है। सभी चाहते हैं ना कि हमारा आधार तो मजबूत हो।
आर्थिक रूप से सभी उन्नति करना चाहते हैं। तो भूमंडलीकरण के प्रसार को बढ़ाने के लिए जनसंचार के माध्यमों की आवश्यकता है। जनसंचार का मतलब मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मतलब रेडियो, टीवी, समाचार पत्र। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? रेडियो, टीवी, समाचार पत्र। इनके द्वारा क्या जरूरत है? अपने माध्यमों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक राष्ट्र अपने संसाधनों की कमी का अनुमान लगाता है। इसी आधार पर वह दूसरे राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, दूसरे राष्ट्रों से सहायता प्राप्त करता है। तो आगे देखिए, आगे कहता है कि जो वैश्वीकरण में जनसंचार के माध्यमों का अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है और एक देश अपने उत्पादन का विश्व में कहीं भी प्रचार व प्रसार कर सकता है। कोई भी देश है, उसके देश के अंदर कुछ भी उत्पादन हुआ, कोई भी चीजें बनी, उसका वो अपने देश में और विदेश में क्या कर सकता है? उसमें के अंदर प्रचार कर सकता है। संचार माध्यम के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि कौन सा देश मुसीबत में है, कहाँ पर आपातकालीन बातें हो चुकी है, मुसीबत में है, और कौन सा देश समृद्ध है। उसके बारे में पता कैसे चलेगा? जनसंचार के माध्यमों से। रेडियो से पता चलेगा, टीवी से पता चलेगा, समाचार पत्रों से पता चलेगा। ठीक है, फिर देखो, यह तभी संभव है जब अन्य विकसित देशों का अनुसरण करेगा और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में अपना क्या देगा? योगदान देगा। इसलिए वैश्वीकरण एक सकारात्मक प्रक्रिया है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। वैश्वीकरण क्या है? एक सकारात्मक प्रक्रिया है, यानी कि एक पॉजिटिव क्या है? प्रोसेस है। एक पॉजिटिव प्रोसेस है जो मानव कल्याण के लिए अपनाई गई है। जो किसके लिए अपनाई गई? मानव के कल्याण के लिए। वैश्वीकरण का प्रचार प्रसार आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करना चाहिए। वैश्वीकरण को अपनाकर प्रत्येक राष्ट्र अपना विकास कर सकता है। ठीक है ना? वैश्वीकरण को अपनाकर जो हर एक राष्ट्र है ना, वो अपना विकास कर सकता है। तो हमने कई बातों में देखा कि हमें भाई विश्व एक परिवार है, हमें जनसंचार के माध्यम के द्वारा पता चलता है और हम किसी की समस्या को जान सकते हैं। तो वैश्वीकरण का आज के समय के अंदर बड़ा लाभ है और ये बड़ी जरूरी है हमारे लिए। ठीक है ना? ग्लोबलाइजेशन का हमारे जीवन के अंदर बड़ा महत्व है। उसके बाद देखिए, वैश्वीकरण के लाभ कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि जो वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण, इसके कौन कौन से क्या हैं लाभ है? वैश्वीकरण के लाभों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैश्वीकरण के द्वारा विभिन्न राष्ट्र को व्यापारिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वैश्वीकरण के द्वारा जो अलग अलग राष्ट्रों की व्यापारिक गतिविधियां, व्यापार माना बिजनेस की, व्यापार का मतलब क्या है? बिजनेस की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है, उनका संचालन किया जाता है। अलग अलग जो कंपनियां होती हैं ना, वो अपनी ब्रांचेज अलग अलग देशों के अंदर स्थापित करती है। ठीक है, अलग अलग कंपनियां जो अपनी ब्रांचेज हैं वो अलग अलग देशों में क्या करती है? स्थापित करती है। इससे उस राष्ट्र के नागरिकों को भी रोजगार का अवसर मिलता है। जिस देश में कोई कंपनी अपनी ब्रांच स्थापित करेगी ना, तो उस देश के लोगों को भी क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। एक तो पहला लाभ तो ये है, जैसे हमारे भारत की कोई कंपनी है, उसने अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिजी के अंदर, त्रिनिडाद के अंदर अगर कोई अपना जो है ब्रांच स्थापित कर ली, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की गरीबी दूर होगी। ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण के कारण विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के निकट आते हैं। व्यापार और सांस्कृतिक कार्यों को साझा किया जाता है और प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? कंपटीशन। कंपटीशन की भावना को बल प्रदान किया जाता है। फिर वैश्वीकरण एक केंद्र बिंदु है। वैश्वीकरण क्या है? एक सेंटर पॉइंट है, एक केंद्र बिंदु है, जहां विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे की निर्भरता पर व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण एक केंद्र बिंदु है, एक सेंटर पॉइंट है, जहां पर अलग अलग राष्ट्र एक दूसरे की निर्भरता पर व्यापार आगे बढ़ाते हैं। इससे सभी राष्ट्रों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं, जिससे एक राष्ट्र नागरिक दूसरे देशों में पर्यटक बनकर आते हैं। पर्यटक का मतलब क्या होता है? घूमने जाते हैं वहां पर। उसके बाद वैश्वीकरण प्रक्रिया द्वारा व्यापार को ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के विषय भी साझा किए जाते हैं। आप केवल ये मत समझिए कि केवल व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ही वैश्वीकरण की जरूरत है, बल्कि हर प्रकार की जो बातें हैं ना, वो इसके अंदर साझा की जाती है। इससे विज्ञान का और तकनीकी का भी आदान प्रदान होता है, कि जो हमारे विज्ञान का जो साइंस है ना, और जो हमारे टेक्निक्स हैं,
नहीं नहीं, उनका भी आदान प्रदान होता है। हम दूसरे देशों की नई नई टेक्निक्स को समझते हैं, उनको सीखते हैं विदेशों की, ठीक है, और दूसरे देश हमारी टेक्निक्स को समझते हैं। तो अलग अलग देशों के अंदर विज्ञान का, तकनीकी का, आर्थिक का, हर चीज़ का क्या होता है, हर चीज़ का आदान प्रदान होता है भाई। ठीक, चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा एक मिनट भाई, हाँ ये लाभ कर रहे हैं ना हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भूमंडलीकरण। एक ऐसी स्थिति है, भूमंडलीकरण माना ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी स्थिति है, एक मिनट, ये एक ऐसी स्थिति है जहां लगभग सभी राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भूमंडलीकरण है ना, वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर जितने भी राष्ट्र है ना, वो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करते हैं भाई। ठीक है, और आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इस प्रकार अनेक समस्याओं का समाधान आपसी लड़ाई झगड़ों को भुलाकर किया जाता है। ठीक है, ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान जो है वो आपस की लड़ाई झगड़ों को भुलाकर उनको दूर किया जा सकता है। यह प्रोसेस केवल व्यापार, तकनीकी या सांस्कृतिक आदान प्रदान तक नहीं, बल्कि शिक्षा के लिए भी आदान प्रदान का हिस्सा है। हमारे देश के अनेक बच्चे हर साल पढ़ने के लिए अलग अलग देशों में, यूक्रेन में आपने देखा होगा टीवी के अंदर भारतीय बच्चों को निकाला गया था, अमेरिका के अंदर हमारे बच्चे देश के पढ़ रहे हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, अलग अलग देशों के अंदर हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, और वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो शिक्षा का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है, इसके अलग अलग पक्ष, जैसे पाठ्यक्रम, शैक्षिक वैश्वीकरण के माध्यम से हम समझ पाते हैं, और इससे छात्राओं को बताया जाता है, अवगत करवाया जाता है, जिससे छात्रों का जो दृष्टिकोण है ना, चीज़ों को समझने का जो नजरिया है, जिससे जो छात्रों का दृष्टिकोण है, यानी कि सभी बातों को समझने का जो नजरिया है ना, वो बड़ा होता है। वैश्वीकरण में सभी राष्ट्र एक दूसरे की समस्याओं को साझा करते हैं, इसे विश्व एक परिवार की तरह बन जाता है, जहां पर आपसी तालमेल के द्वारा मानवीय मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है ना, विश्व वैश्वीकरण में जो जितने भी राष्ट्र हैं वो एक दूसरे की समस्याओं को क्या करते हैं, साझा करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। इससे पूरा विश्व क्या बन जाता है, एक परिवार बन जाता है, जहां आपसी तालमेल के द्वारा जितने भी मानव के मूल्य हैं, ठीक है ना, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनका क्या होता है, विकास होता है। जितने भी ह्यूमन वैल्यूज हैं उनका क्या होता है, विकास होता है। क्लियर? तो आपने ये क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है, पहले आप बताओगे कि बाल्यकाल क्या होता है, फिर आप बताओगे गरीबी क्या होती है, उसके बाद लिखोगे कि गरीबी का क्या प्रभाव है बाल्यकाल के ऊपर, फिर आप बताओगे वैश्वीकरण क्या होता है, उसके बाद वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है और इसका आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, और वैश्वीकरण के लाभ क्या है। ये आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में सभी पॉइंट्स को आप लिख सकें अच्छी तरह, तभी आपका 16 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इकट्ठा ना आए, यूँ भी पूछ सकता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताओ, इसकी आवश्यकता बताओ, तो खाली वैश्वीकरण के बारे में लिखना। अगर ये पूछ ले कि भाई बाल्यकाल से क्या समझते हैं, बताओ निर्धनता का क्या प्रभाव है, और वैसे ये इकट्ठा करके कम ही पूछता है, अलग अलग ज़्यादा पूछता है, तो आपके जो है ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो, आपको कंप्लीट हो चुका, और आपको वो क्लियर भी हो गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप दोनों वीडियोस को जब बार बार देखोगे, 3 से 4 बार देखोगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।